फाइनली दोस्तों पिक्सल 10 प्रो को हमने बहुत अच्छे से निचोड़ा है और आज आपको इस वीडियो में उनकी सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। टेंसर G5 कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या नया लेके आया है और क्या कुछ हुआ है, इस बार बैटरी कैसी, क्योंकि पिक्सल की फोन्स में हमें पता है कि बैटरी के बड़े इश्यूज रहते थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम एकदम क्लियर करने वाले हैं और फाइनली वर्डिक्ट देंगे एग्जैक्टली कि ये स्मार्टफोन एक्सपेंसिव है, नहीं है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और कॉम्पिटिशन कैसा है और क्या बोलता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सपोर्ट करिए और हाँ, कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो भाई देखिए ये मोर ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। जो प्रो XL है वो डेफिनेटली बड़ा फोन है, ये आपको कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस देगा। 6.3 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है और ये फ्लैट डिस्प्ले, मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये चूज़ किया। और पहली बार अगर आप देखोगे पिक्सल की हिस्ट्री देखते हैं तो ये वाले फ़ोन के बेजल्स मुझे अच्छे लगे, काफ़ी अच्छा काम किया है, चीन वगैरह आपको काफ़ी कम मिलती है। साथ ही साथ आपको उसके अलावा 1.5 के रेजोल्यूशन दिया गया है और सेटिंग्स में ऑप्शंस है, आपको मिलते हैं फुल HD और 1.5K के बीच में स्विच करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। और ये LTPO वाली डिस्प्ले, डेफिनेटली ये प्रीमियम डिस्प्ले उन्होंने दिया है। बेसिकली एज लो एज ये 1 हर्ट्ज तक चला जाता है, LTPO की यही खासियत होती है। और इसमें आपको हायर 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट दी गई है और पिक्सल का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है उस पर डेफिनेटली ये जो स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी देगा। जब आप स्वाइप्स वगैरह करते हैं डे टू डे लाइफ में वो बहुत अच्छा फील देता है। बाकी उसके अलावा दोस्तों आपको इसमें HDR अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वो 2200 निट्स समथिंग है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो 3300 निट्स की है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ इसका डिस्प्ले बहुत ब्राइट है। आउटडोर में विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, इंडोर में भी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था। यानी कि अगर वीविंग एंगल्स देखते हैं इसके अंदर इंडोर में और आउटडोर में कितने भी कंटेंट आप इस पर थ्रो कर लो, डायरेक्ट सनलाइट में भी कैसा भी देख लो, ये डिस्प्ले बहुत अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कलर्स भी जो थे इसके वो बहुत पंची थे और बैलेंस थे, मतलब उन्होंने काम अच्छा किया, ऐसे ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड जैसा फील नहीं होता है जितने भी वीडियोस हमने इसमें यहाँ पर देखा था। और हाँ, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की आपको डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बाकी उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको HDR10+ स्पेशल ऑडियो, प्राइम वीडियो पर आपको फुल HD, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। तो ओवरऑल जनरली अगर मैं आपसे कहूँ डिस्प्ले जो है जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है ना वो अच्छा है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पिक्सल के फोन्स किस नाम से जाने जाते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं, है ना। पिक्सल एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको Android 16 मिलता है। पहली चीज़ तो यही है कि बहुत फ्यू फ़ोन से मार्केट में जो Android 16 के साथ आए, ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 16 के साथ मिलता है और इसमें आपको 7 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है पिक्सल के फ़ोन्स में। बाकी इसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं है, कोई एड्स नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट ऑब्वियसली गूगल डायलर है, गूगल वाला है ना, तो गूगल का डायलर ही मिलेगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें 2 अपडेट्स देखे थे। पहले आया था तो ऑलरेडी जुलाई पे आ गया था, लेकिन एक और अपडेट आया इसमें अगस्त का। मतलब ये फ़ोन टाइमली अपडेट्स दे रहा है आपको और पिक्सल का यही एक फ़ायदा होता है, सबसे पहले अपडेट्स हमें पिक्सल की फ़ोन्स में ही देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है पिक्सल की फ़ोन्स में। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि आपको एक अपडेट इसमें बराबर जो सिक्योरिटी पैचेस है वो टाइमली देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर Android 17 भी आता है डेफिनेटली वो भी सबसे पहले आपको पिक्सल की फ़ोन्स में ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा आपको कुछ AI फीचर्स मिल रहे, मैजिक क्यू चैट, मैजिक क्यू कॉल्स, वॉइस ट्रांसलेटर वगैरह के जनरली जितने भी AI के फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर गूगल ने दिया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं, बट हमारे वाले यूनिट में काफ़ी सारे ऐसे AI फीचर्स थे जो काम नहीं कर रहे। आई थिंक गूगल को यहाँ पर इसमें कुछ फिक्स करना ही चाहिए। वैसे एक पिक्सल स्टूडियो भी है जो मुझे अच्छा लगा, इसमें आप टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं और फिर आपको पूरी कम्युनिटी मिलती है, फिर आपको शेयर करना है जो भी करना है, तो ये एक एक्सपीरियंस है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बैटरी की बात करेंगे ना तो बैटरी में कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि एज ऑलवेज पिक्सल के फोन्स में हमेशा से रहा है, वो इसमें भी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्रांड को इस पर बहुत और भी काम करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो भाई देखिए इसमें आपको 4870 mAh की बैटरी है, इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी नहीं है कंसिडरिंग जिस प्राइस पर आपको ये मिल रहा है, वैसा कुछ खास काम नहीं किया गया। देखिए मैं आपसे जनरली कहता हूँ अगर हाई कैपेसिटी भी दे देता, फॉर एग्जाम्पल 6000 7000, उसके बाद भी मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन मैटर्स। तो यानी कि अगर इसमें 4870 mAh की बैटरी भी क्यों ना दिया है, जैसे कि एप्पल देता है कम कैपेसिटी की बैटरी, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो कम कैपेसिटी में भी अगर ऑप्टिमाइजेशन कर देते ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। बाकी 30 वॉट की आपको इसमें वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स जो है ना वो आपको ऐसा मिलेगा, इतना पतला दुबला सा, ये इसकी पैकेजिंग है। तो बॉक्स में सिर्फ Type-C to Type-C केबल है, ना बैक केस है, ना कुछ है और ना ही चार्जर है, तो चार्जर के लिए आपको अलग से खर्चे करने पड़ेंगे। और इसमें आपको ऑब्वियसली मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया है अप टू 15 वॉट का, वो पिक्सल स्नैप है ना, ये QI 2 वाला आपको मिलता है। अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो हमने इसके ओरिजिनल 30 वॉट के चार्जर से चार्ज किया था, लगभग
45 मिनट में ये 50% चार्ज होता है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम ले लिया। और उसके साथ साथ 1 घंटा 50 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज हुआ। इसके ही ओरिजिनल चार्जर से हमने 30 वॉट के चार्ज किया और ये लगभग 2 घंटा ले लेता है चार्ज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पेन है इस फ़ोन में कि चार्जिंग में इसमें इतना समय लगता है। अब अगर ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने 2 तरीके से किया एज ऑलवेज। पहले नॉर्मल ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने इसमें 4K वीडियो प्लेबैक किया। और देखिए दोस्तों, जितना भी हमने टेस्टिंग किया इस फोन में बैटरी ड्रेन से रिलेटेड, वो सारा हमने बाय डिफॉल्ट फुल HD पर ही सेट करके किया था, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट वही था, हमने उसमें छेड़छाड़ नहीं करी। तो यहाँ पर दोस्तों 4K वीडियो जो ड्रेन हमने यूट्यूब पर किया था वो लगभग 8.5 घंटे के आसपास किया और उसमें 82% ड्रॉप हुआ। जनरली ऑन एवरेज ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और बैटरी जो थी वो लगभग 8.5 घंटे में सिर्फ 18% रिमेनिंग थी। इससे बेटर फोन्स मैंने देखा हो जो इससे बेटर बैटरी दे रहे हैं अगर इस वाले टेस्टिंग की बात करते हैं। लेकिन फिर हमने किया सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट। हमने इसमें मिक्स्ड यूसेज किया, लेकिन ये हैवी यूसेज होता है, इसमें स्क्रीन को बिल्कुल भी टर्न ऑफ नहीं करते हैं। और हमने सुबह के 10:20 के आसपास ये टेस्टिंग स्टार्ट करी थी। 100% इसको चार्ज किया। हमने इसमें काफ़ी सारे गेम्स खेले, लगभग 2.5 से 3 घंटा गेम खेला। हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया इसके कैमरे से 1 घंटे तक। हमने उसके अंदर उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर कुछ मूवीज़ देखी है, मतलब पूरी मूवीज़ देख लिया है। हमने इंस्टाग्राम ट्विटर पर सोशल मीडिया एक्सपीरियंस किया और बहुत सारे काम किए। अगर आप देखोगे शाम के 5:18 इस पर आकर ये 2% हो गया था। यानी कि अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम देखते तो ये लगभग 6 घंटा 45 मिनट के आसपास है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी पुअर है। जैसे हमने पहले आपको बता दिया कि इसकी बैटरी कैपेसिटी इतनी खास नहीं है इस प्राइस के हिसाब से, और ये काम भी वैसे ही कर रहा है। कुछ ऐसा बैकअप नहीं मिल रहा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर आप देखोगे तो 5:25 के आसपास तो ये कम्प्लीटली डेड भी हो गया था। यानी कि सुबह 10:30 बजे से हमने 100% चार्ज करके इसको जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो शाम तक तो ये डेड हो गया था। हाउएवर ये हमारा बहुत हैवी यूज़ होता है जो हम सारे फ़ोन्स के लिए करते हैं, और दूसरे जितने भी फ़ोन्स हमने टेस्ट किए हैं वो बेसिकली 8-9 बजे तक 10 बजे तक चल जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, इसको ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपको एटलीस्ट 9-10 बजे तक का बैकअप शाम तक, मतलब रात तक मिल सकता है। लेकिन क्या हम इतना पैसा देकर नॉर्मल यूज़ करने के लिए थोड़ी फ़ोन ले रहे, हमें कुछ हैवी टास्क भी कभी कभी करने होते हैं ना। तो उस हिसाब से जो बैटरी बैकअप यहाँ पर मिली है ना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब चिपसेट की बात करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाली जो आपको बताना है। पहले तो बता दूं कि इस बार मुझे अच्छा लगा कि गूगल ने सैमसंग का इस्तेमाल नहीं किया अपनी चिपसेट बनाने के लिए, उन्होंने TSMC पर फोकस किया। और TSMC ने यहाँ पर इस बार टेंसर G5 चिपसेट में अपना काम किया है। देखिए TSMC जो है वो बेसिकली स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक के चिपसेट्स वगैरह में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, तो वहाँ पर हमें थोड़े बेटर थर्मल्स मिल जाते। अक्सर पिक्सल के फोन्स में ये प्रॉब्लम रहती थी कि जितने भी टेंसर की चिपसेट्स उन्होंने पास्ट में लाए थे वो बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सैमसंग के उस पर बेस्ड था और सैमसंग के खुद के एक्सिनोस के चिपसेट्स हमें पता है कि काफ़ी गर्म होते हैं, थ्रॉटलिंग रहता है और थर्मल्स उनके बेटर नहीं होते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेस्ट करा देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसमें आपको ये 3 nm पर मिलता है। ये भी इंप्रूव्ड हुआ है, अगर टेंसर G4 से कंपेयर करें तो वो 4 nm पर था, ये आपको 3 nm पर मिलता है। और CPU भी दोस्तों इंप्रूवमेंट लाया है, क्योंकि इसमें Cortex X4 वाले आपको प्राइम कोर्स मिलते हैं जो कि 3.78 GHz पर आपको मिलता है। लेकिन अगर GPU की बात करें तो इसमें आपको PowerVR DTX 48 वाला GPU मिलता है। अगर टेंसर G4 की बात करें तो उसमें माली G715 वाला आपको GPU मिल रहा है। अब जनरली GPU को एग्जैक्टली कैसे टेस्ट करेंगे, इसका तो कोई ऐसा जनरल टेस्ट तो होता नहीं है ना, जब तक हम गेम प्ले ना करें, एफिशिएंसी ना देखें। हमने यहाँ पर थोड़ा ChatGPT से और थोड़ा गूगल में रिसर्च किया तो पता चला कि जो टेंसर G4 वाला चिपसेट था GPU वाला, वो इससे आपको बेटर कंसिस्टेंसी देता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। हावेवर ये वाली जो GPU है इस पर आपको रे ट्रेसिंग यहाँ पर मिल रहा है, तो एक डिफरेंस है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हुई है इससे पता चल रहा है कि GPU में इस बार उन्होंने इतना कुछ खास काम नहीं किया है, और उसका रिजल्ट भी मैं आपको गेमिंग के सेक्शन में बताऊंगा। बाकी देखिए दोस्तों, एंटूटू बहुत एवरेज थे, मतलब 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंचा हमारे वाले यूनिट में। तो ये मुझे काफ़ी अजीब लगा कि भाई पिक्सल ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों परफॉर्मेंस में यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा है। और साथ में इसमें हीट ठीक था 43 डिग्री सेल्सियस। थ्रॉटलिंग एज ऑलवेज जो पहले भी थी पिक्सल के फोन्स में, इसमें भी है, अराउंड 63% था, मतलब बाहर से इतने खास नहीं थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी थर्मल्स को कंट्रोल था 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन 3D मार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, और यहाँ पर ये अराउंड 49 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मतलब 3D मार्क में मैंने अच्छे से अच्छे फ़ोन देखा हो, अच्छे से अच्छे चिपसेट्स देखा हो, चाहे वो Dimensity 9400 हो, बजट की चिपसेट्स क्यों ना हो, स्नैपड्रैगन 8 Elite क्यों ना हो, सभी चिपसेट्स 48, 49, 50 तक चले जाती। तो उस मामले में मैं इसको फिर जज नहीं करूँगा। लेकिन जितना भी ऑन एवरेज हमने इसके ऊपर टेस्टिंग करी, इतना तो पता चल रहा है कि G5 ने एटलीस्ट थर्मल्स के मामले में
थोड़ी इंप्रूवमेंट्स लेके आई है। Geekbench के भी स्कोर्स देखेंगे तो सिंगल कोर मल्टी कोर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर गेमिंग की बात करें तो भाई BGMI में अच्छी बात थी कि 120 FPS का सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पर सैडली अगर आप देखोगे तो मैक्स FPS ड्रॉप रहता है, एग्जैक्टली कॉन्स्टेंटली 120 FPS पर नहीं रहता है। इनफैक्ट अगर आप इसके एवरेज FPS देखेंगे तो वो सिर्फ 55 तक जा रहे हैं। ये बहुत सैड बात है कि आपको गेम प्ले इतना स्मूथ नहीं मिल रहा है जितना क्लेम किया गया है। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी भी आपको 90 FPS है। सैडली कॉल ऑफ ड्यूटी में गेम लैग कर रहा था, स्टटर कर रहा था, वो डिपेंड करता है, बार बार नहीं हो रहा था बट बीच बीच में हो रहा था, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। और इसमें भी एवरेज FPS अगर आप देखोगे तो 80 के आसपास है, और जेंशिन इम्पैक्ट भी इसमें 60 FPS रहता है। मैक्स FPS तो सही है, लेकिन यहाँ पर भी अराउंड 52 जो है वो एवरेज चला जाता है। लेकिन इसमें अगर जब आप थोड़ा हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेल लेंगे, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो ये थोड़ा सा हीट हो जाता है। तो 46 डिग्री सेल्सियस हमने जेंशिन इम्पैक्ट में यहाँ पर देख लिया था। बाकी आपको LPDDR5X से UFS 4 है, ये चीज़ अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे हमने सारे ऐप्स ओपन क्लोज करके देखे हैं, ये फ़ोन स्मूथ चलता है, सच कोई हैंग लैग नहीं करता है। हमने 10 मिनट बाद अभी आकर चेक किया तो जितने भी ऐप्स थे वो सारे के सारे मेमोरी में थे। तो डे टू डे लाइफ के टास्क ये अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसी परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से होनी चाहिए वो ये फ़ोन लैग करता है। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, देखिए कैमरे में काफ़ी सारी चीज़ें इस बार हुई है। आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिल रहा है इस बार। स्टेबलाइजेशन यानी कि जो OIS है उन्होंने पहले से इम्प्रूव किया है। प्लस आपको यहाँ पर इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो सैमसंग का आपको सेंसर मिलता है। सेकेंडरी आपको एक और सोनी वाला सेंसर मिल रहा है, ये आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, ये अल्ट्रा वाइड है और इसमें ही आपको मैक्रो भी दिया गया। फिर आपको एक और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है जिसमें आपको 100 टाइम्स जूम भी देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आगे अच्छे से बात करने वाले, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा कंपैरिजन भी किया आपको बताएंगे। और साथ में रियर में मैक्स 8K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, वैसे कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। और 4K 60 FPS रियर में आपको मिल जाता है। उसके अलावा सेल्फी की बात करें तो 42 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। यानी कि ऑन पेपर्स अगर आप देखेंगे कैमरा काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बाकी उसके अलावा अगर कैमरे के कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको एक्शन पैन मिल रहा है जो पहले भी हमें मिला था, प्लस आपको लॉन्ग एक्सपोजर है। ऐड मी ये अच्छा है, एक फ्रेम में दो अगर अलग अलग लोग हैं तो वो अलग अलग फोटोज ले लेते हैं, तो वो एक फ्रेम में उसको दोनों को कंपाइल कर लेता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पोर्ट्रेट फोटो नाइट साइट मिल रहा है, ये वीडियो में भी काम करता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और भी बहुत सारे वीडियो ब्लर और ऐसे कमाल के फीचर्स आपको कैमरे में दिए गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और साथ में दो चीज़ और ऐड करता हूँ, एक तो कैमरा कोच आपको मिलता है। बेसिकली जब आप फोटोज लेते हैं तो फोटो नहीं लेते, पहले अगर आप कैमरा ओपन करते और ऊपर कैमरा आइकन पर टैप करते, ये फ्रेम को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है और आपको बताता है कि कौन सा पार्ट इसमें लेने जैसा है और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये डिपेंड करता है, तो मुझे नहीं पता कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज़ एक टेम्परेचर सेंसर, ये वाला जो है ना यहाँ पर, इसका आपको टेम्परेचर सेंसर मिलता है। बेसिकली ये क्या करता है कि कोई भी फूड है, लिक्विड है या कुकिंग के कोई भी मटेरियल है किसी भी चीज़ पर, तो यहाँ पर ये किसी भी चीज़ पर आप लेके जाते हैं तो वो टेम्परेचर एनालाइज करता है, ये सेंसर के जरिए काम करता है। हमने फिर थोड़ा एक्यूरेसी टेस्ट करने की कोशिश करी है, तो वो समवॉट क्लोज था, बट थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में ऊपर नीचे है, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर लेता है। और मुझे नहीं पता ये कितना यूजफुल है, बट हाँ ये चीज़ दी गई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे तो देखिए मुझे फोटोज काफ़ी बैलेंस लगे हैं, मतलब बहुत अच्छा मेंटेन किया है, ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं है, ज़्यादा विविड भी नहीं किया है। इनफैक्ट देखने में काफ़ी बेटर लगते हैं और एकदम नेचुरल लगते हैं। तो जितने भी ह्यूमन पोर्ट्रेट हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें आपको मैक्स 3 टाइम्स जूम देखने को मिलता है, 3x जूम मिलता है, जितने भी पोर्ट्रेट्स हमने डे में लिए हैं मैं सेटिस्फाइड और मुझे अच्छा लगा। बाकी अगर 50 मेगापिक्सल की भी शार्पनेस की भी बात कर ले तो अच्छे फोटोज आ जाते हैं। थोड़ा जूम करके देखेंगे, जो चीज़ लिखी हुई है वो क्लैरिटी में दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर कलर्स की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे फ़ोन्स में फ़ोटोज़ लिया था, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। इसने जो कलर्स को मेंटेन किया है, मतलब कलर देखते ही ये पागल नहीं हो रहा है ना। कुछ वीवो के और सैमसंग के फ़ोन्स हो जाते, ये नहीं हो रहा था। यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से बैलेंस को मेंटेन किया है। तो मुझे जितने भी मैंने फ़ोटोज़ निकाला था वो बहुत अच्छे थे, अगर आप कलर्स की बात करें। बाकी अगर सेल्फी की बात करेंगे तो भाई काफ़ी शार्प है, नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर स्लाइड एज डिटेक्शंस के इश्यूज़ है और कभी कभी ब्लर को ज़्यादा भी कर देता है। तो ये चीज़ आपके सामने है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो बहुत अच्छे थे, स्टेबल भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नोटिसेबल फ्लिकरिंग है, अगर आप गौर से देखेगा, लेकिन जितने भी हमने वीडियोस निकाले वो बहुत अच्छे निकल कर आए थे। सेल्फी वीडियो देखते, सेल्फी वीडियो भी बहुत अच्छे है, सेल्फी वीडियो में जूम भी आपको ऑप्शन दिया गया है, तो वो
सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इनफैक्ट स्लो मोशन की बात करेंगे तो स्लो मोशन मुझे इतना खास नहीं लगा, मतलब थोड़ा बेटर हो सकता था, 960 पर जा सकता था, उसके ऊपर भी जा सकता था, बस यहाँ पर सिर्फ 240 तक ही मुझे लग रहा है और वो ठीक ठाक से आप यहाँ पर स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। बाकी जूम की बात करेंगे तो जो 100x जूम यहाँ पर दिया गया ये बहुत अच्छे से काम करता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको 100x जूम करना है तो वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल तक जाएगा मैक्स, लेकिन अगर आपको 30 टाइम्स में अगर जूम करके आप फोटोज लेते हैं तो वो 50 मेगापिक्सल तक जाता है। ये सेटिंग्स में आप टॉगल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो जितना 100x की फोटोज आप देखेंगे ना वो मैक्स 12 मेगापिक्सल तक ही है। जितने भी फोटोज यहाँ पर निकले जूम के वो बहुत इंप्रेसिव थे, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे फोन्स देखा हो जो इतना जूम करने के बाद इतने शार्प फोटोज निकालते हैं, और ये उनमें से एक है। इनफैक्ट हमने सैमसंग S25 अल्ट्रा से भी कंपेयर किया, आप सामने सबूत देख सकते हैं, पूरा आपको दिखा रहा हूं, और इसमें भी जूम करने के बाद अगर आप देखोगे तो दोनों के फोटोज अच्छे हैं। लेकिन गूगल ने खाली एक चीज़ जो सबसे बढ़िया करी है, जो क्लैरिटी है टेक्स्ट की वो बहुत अच्छी है, बट जो डायनामिक रेंज है वो सैमसंग ने मेंटेन किया है। देखेंगे पिक्सल थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया है, तो ये चीज़ें होती है, पिक्सल में AI का काम बहुत ज़्यादा किया गया है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो जूम में मुझे ये डिफरेंस लगा था दोनों में। और हाँ, वीडियो में भी आपको अप टू 20 टाइम्स जूम दिया गया है, तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हो, और इसकी भी क्वालिटी ना मुझे अच्छी देखने को मिली। इनफैक्ट ऑटो फोकसिंग भी सुपर है, यहाँ पर जो फोकसिंग है सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो के जरिए जैसा आपको निकालना है वो बहुत कमाल का है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नाइट की बात करें तो नाइट में ह्यूमन पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे निकल कर, इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने जो स्ट्रीट लाइट थी वो ऑरेंज थी, उसके हिसाब से अपने पिक्चर को ऑरेंज नहीं किया, इसने बैलेंस किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं नाइट के अंदर, आप देख सकते हैं। लेकिन फ्लैर्स में थोड़ी गड़बड़ी है, मुझे लगता है कि इसको और भी अच्छे से फिक्स्ड किया जा सकता है। फ्लैर्स थोड़े इतने खास नहीं लगते, और स्काई में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत फोटोज पे घोस्टिंग है, ज़्यादा नहीं है, बट ये भी चीज़ मैंने नोटिस किया था। इनफैक्ट सेल्फी भी देखेंगे नाइट की तो अच्छी निकल कर आई है, और इनफैक्ट हमने डार्क वाले एरिया में भी गए थे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्टिमाइज करता है, तो काफ़ी अच्छी सेल्फीज आपको नाइट में मिल जाती है। और अगर वीडियो की बात करते हैं नाइट में, तो हमने दो अलग अलग मोड में लिया है, एक नॉर्मल लिया है, एक नाइट साइट में लिया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि आप नाइट में काफ़ी ब्राइट वीडियोस निकाल सकते हैं, और फ्लिकरिंग भी ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा काम किया गया। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो नाइट की सेल्फी वीडियो अच्छी और स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। बस एक कमी सेल्फी वीडियो में मुझे ये लगी थी कि थोड़ा सा ब्राइट यहाँ पर हो सकता था। एक और चीज़ भी आपको मुझे बतानी है कि पिक्सल 10 प्रो में देखिए इतना एक्सपेंसिव फ़ोन है, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, बाकी सब तो अच्छा है, बट एक चीज़ जो बड़ी मिसिंग है वो ये है कि रियर में वीडियो ब्लर आपको मैंने बताया है, लेकिन सेल्फी में वीडियो ब्लर नहीं है। और ये चीज़ हमने S25 अल्ट्रा में देखा है, उसमें है। तो अब मैंने सोचा था कि फ्यूचर में अगर मुझे आउटडोर्स में अगर कुछ वीडियोस व्लॉग्स बनाने, टेक न्यूज़ वगैरह देनी है तो मैं पिक्सल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुझे S25 अल्ट्रा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में बुके दिया गया और वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैं आपको दो सैंपल्स दिखा रहा हूँ, एक S25 अल्ट्रा का है विद वीडियो बुके, और एक पिक्सल 10 प्रो, इसमें कोई बुके ही नहीं है, क्लैरिटी आपके सामने। तो जो वीडियो बुके है ना थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, सिनेमैटिक लगता है, दिखने में अच्छा लगता है ना, तो एक चीज़ है। तो अब अनफॉर्चुनेटली फिर वापस से मुझे S25 अल्ट्रा ही यूज़ करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में मुझे कोई सेल्फी से वीडियोस वगैरह बनाने होंगे। बस जाते जाते एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई मुझे कैमरा इंटरफेस जो है ना पिक्सल का वो बहुत अलग लगा है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप एक DSLR जो होता है ना उसके अंदर कैसे इंटरफेस होता है, वैसा कुछ उन्होंने देने की कोशिश किया, जो सारे पिक्सल के फोन्स में रहता है इसमें भी कुछ वैसे ही है। मुझे इसका जो इंटरफेस है ना वो थोड़ा अलग है, इसको यूज टू होने में आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन जितना काम किया गया ना एक बार आप इसमें अडेप्ट हो जाएगा ना आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगा, मेरे हिसाब से काफी फ्यू फोन है जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनकी डिजाइन पसंद करता हूँ, उनमें से एक है गूगल की पिक्सल सीरीज। 9 सीरीज भी अच्छी थी, इनफैक्ट 10 सीरीज भी आप देखेंगे वैसे ही है, लेकिन बहुत मिनिमलिस्टिक लगता है, क्लीन लगता है। गूगल का लोगो जो सेंटर में दिया है ये अलग ही चीज़ लगती है। इनफैक्ट जो बैक है वो भी बहुत अच्छा है, आपको ग्लास बैक दिया है, एरोस्पेस नहीं, स्पेस क्राफ्ट ग्रेड, हाँ ये कुछ एल्यूमिनियम फ्रेम्स दिया, काफ़ी आपको स्टडी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट IP68 भी आपको मिलता है, और USB पोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो पोर्ट है ये USB 3.2 वाला है। और अच्छी बात ये है कि इसके जो हैप्टिक्स है वो बहुत अच्छे है, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है मुझे बहुत बढ़िया इसके हैप्टिक्स लगे, तो इस मामले में काम अच्छा है। और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऑप्टिकल नहीं है, ये अल्ट्रासोनिक है। डेफिनेटली ये आपको 3D फिंगरप्रिंट को यहाँ पर आपके नापता है, जैसे कि जो ऑप्टिकल है वो 2D वाला काम करता है, ये 3D वाला करता है, और ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट और ये एक्सपेंसिव भी होता है। मुझे अच्छा लगा कि गूगल ने इस चीज़ को ऐड कर दी है। और साथ में उसके अलावा आपको डुअल स्पीकर्स दिया गया है, ये स्पेशल ऑडियो के साथ आता है। आपको उसके अलावा 3 माइक्स मिलते हैं, आपको ऊपर नीचे तो दिया, लेकिन साथ में पीछे भी आपको कैमरे की तरफ एक और होल दिया है, ये भी आपको माइक दिया है, और ये डेफिनेटली वीडियो के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको सिंगल सिम स्लॉट मिलता है इसमें फिजिकल, लेकिन एक ई सिम का भी सपोर्ट दिया, तो मिलाकर ये डुअल हो जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जितना भी एक्सपीरियंस हमने उस मामले में किया है इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी दोस्तों अगर 5G बैंड्स की बात करते हैं, नेटवर्क की
बात करें तो भाई मैंने थोड़े बहुत ड्रॉप्स देखे, बट स्टिल ओवरऑल मैनेजेबल है, डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। लेकिन अच्छी बात यह कि 23 5G बैंड्स है, कोई भी फोन्स इतना 5G बैंड्स नहीं देता है जितना पिक्सल की फोन्स में आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज़, आपको वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 6 है, NFC भी दिया है, ये सारी चीज़ें भर भर के मिलेगी और सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ज़्यादा रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, अपनी ओपिनियन की, तो भाई इसके बारे में मैं आपको एकदम सिंपल समझाता हूँ। देखिए आपको एक वेरिएंट में 16 GB की रैम दिए है, 256 GB स्टोरेज है, बट पता नहीं 512 वाला क्यों ऑप्शन उन्होंने इंडिया में नहीं लाया, ऐसी कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर सिर्फ 256 ही आपको मिलेगा और ये मोर ऑफ लाइक कॉम्पैक्ट फोन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। कॉम्पैक्ट ऑप्शंस तो मार्केट में और भी आपको बहुत मिल रहे हैं जो ऑब्वियसली इससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज की अगर आसपास की बात करें तो Vivo X200 Pro है जो डेफिनेटली आपको 95,000 तक आ जाएगा, जो आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। कैमरा ऑफ कोर्स Vivo का भी काफ़ी कमाल का है। हाँ, सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत दोनों के डिफरेंसेस है। और साथ में आपको Samsung S24 Ultra है, वो तो 80,000 पर आ जाता है। लेकिन S25 Ultra भी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं, वो भी ऑफर पर 1,10,000 तक 15,000 तक भी आ जाता है। तो S25 Ultra तो आपको और बेटर ऑप्शन मिलता है। आईफोन भी है, 16 Pro वगैरह भी घूम रहा है, तो बहुत सारे दूसरे फ़ोन इस मार्केट में हैं जो इससे बेटर ऑप्शंस आपको देते हैं। और साथ ही साथ मैं दो चीज़ यहाँ पर खाली बोलता हूँ पिक्सल के फ़ोन्स में जो बेटर होनी चाहिए थी, जो पहले भी मैंने बोला था। सैडली इस बार भी कुछ वैसे ही है, बैटरी बहुत वीक है इनके फ़ोन्स में, जो यहाँ पर मैंने नोटिस किया। और दूसरी चीज़, यहाँ पर परफॉर्मेंस एज ऑलवेज वैसे ही मीडिया कोर है, इसमें कोई खास बड़ी चीज़ नहीं। मतलब 1 लाख रुपये आप एक फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, तो ये एक सैड बात है। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर होनी चाहिए था। आई थिंक मेरा एक फीडबैक है कि गूगल अगर स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स यूज़ करे, मीडियाटेक की भी करे, इस प्राइस रेंज पर फ्लैगशिप चिपसेट्स लेके आता है उन ब्रांड्स की तरफ से, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, आपको जो बिल्ड क्वालिटी है, डिज़ाइन जो है, कैमरा जो है, डिस्प्ले भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है जो आपको बेटर मिलती है और जो उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ रहती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैटरी और परफॉर्मेंस, यही चीज़ इस फोन में वीक है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको बेटर किया जा सकता है। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल ओपिनियन है इसके बारे में, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये डिपेंड करता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, मैंने जो बोलना था वो आपको टेस्ट करके बता दिया। बाकी पिक्सल 10 Pro XL के भी हम वीडियो लाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, इनफैक्ट पिक्सल 10 पर भी हम बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लाइक शेयर सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।